Hello students, in this video we will discuss about the chemical properties of ethers. तो केमिकली यदि आप देखें, केमिकली ईथर्स आर क्वाइट इनर्ट एंड स्टेबल कंपाउंड्स। ये काफ़ी ज़्यादा इनर्ट और स्टेबल होते हैं, मीन्स इजली किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं एट ऑर्डिनरी कंडीशन। तो जनरली हम देखें कि दीज आर नॉट इजली अटैक्ड बाई एल्कलीज, मिनरल एसिड्स, एक्टिव मेटल्स, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। ऑर्डिनरी कंडीशन में ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ना तो एल्कली के साथ, ना फिर एसिड के साथ, एक्टिव मेटल्स के साथ या ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। बट क्योंकि बिकॉज ईथर्स डू नॉट हैव एनी एक्टिव साइट, इनके पर एक्टिव साइट नहीं होती है, ये दोनों तरफ बल्कि ग्रुप के द्वारा घिरे रहते हैं, इस कारण से एक्टिव साइट नहीं पाई जाती है। चूँकि यहाँ पर भी नहीं तो लोन पेयर्स हैं, तो एक्टिव साइट अब्सेंस होने के कारण ही रिएक्टिव नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी यदि हम इनको एक पर्टिकुलर कंडीशन पर मीन्स हाउएवर अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस ईथर्स अंडरगो सम केमिकल रिएक्शंस, कुछ केमिकल रिएक्शन फिर भी इसमें संभव होती हैं, लेकिन वो भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशन पर। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है इसकी, तो फर्स्ट है रिएक्शंस ऑफ इथेरियल ऑक्सीजन, मतलब जो ऑक्सीजन की वजह से रिएक्शन होती हैं ईथर के, और इसमें फर्स्ट है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ ही हम इसको रिएक्शन कराएंगे। जनरली जो ऑक्सीडेशन होगा मीन्स ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्सीडेशन होगा, और इट अकर्स एट द कार्बन एटम नेक्स्ट टू इथेरियल ऑक्सीजन ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट। जब हम किसी ईथर को जैसे CH3 CH2O CH2 CH3 ये हमने ईथर लिया हुआ है, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ऑक्सीडेशन कहाँ पर होगा? इस ऑक्सीजन के जो नेक्स्ट कार्बन है, मतलब इसके एडजेसेंट कार्बन हैं, उन कार्बन पर जनरली क्या होगा? ऑक्सीडेशन होता है, और इसके द्वारा ये हाइड्रो पेरोक्साइड या पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो किसी एक कार्बन पर कर लेते हैं, या तो यहाँ पर या यहाँ पर, कहीं पर भी पॉसिबल अभी हो सकता है। CH3 CH2O CH, दो हाइड्रोजन थे, दोनों में से एक हाइड्रोजन OOH, इस तरह से आ जाएगा, हाइड्रो पेरोक्साइड का फॉर्मेशन हो गया है। तो ये हो जाएगा 1 इथाइल 1 इथॉक्सी इथाइल हाइड्रो पेरोक्साइड। वन इथॉक्सी इथाइल हाइड्रो पेरोक्साइड, ये इस तरह से होगा मिस। तो जो ऑक्सीजन है उसके एडजेसेंट कार्बन को ही हमें क्या करना है? ऑक्सीडाइज करना है। चूँकि ये कंपाउंड भी जनरली कैसे होते हैं? एक्सप्लोजिव नेचर के होते हैं, ये कभी कभी ये एक्सप्लोड भी हो सकते हैं, ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड नहीं है। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ कंसनट्रेटेड एसिड्स। चूँकि लुईस वो ईथर्स में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, मीन्स वो दे बिहेव एज लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं। C2H5O C2H5, यहाँ पर ये 2 लोन पेयर है। यदि हम इसको कोल्ड एंड कंसनट्रेटेड एसिड लेना है, तो यहाँ से H पॉजिटिव आयन कहाँ पर अटैक करेगा? ऑक्सीजन के ऊपर, और ये बना लेता है C2H5O C2H5H। यहाँ पर एक लोन पेयर भी होगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, प्लस HSO4। तो इस तरह से ये कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। मीन्स ये हो गया डाई इथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये एक तरह से सॉल्ट है, ऑक्सोनियम साल्ट कहलाते हैं। यदि हम कंसनट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इससे हमें मिलेंगे ऑक्सोनियम साल्ट। यहाँ पर चूँकि ये किसके जैसा बिहेव करते हैं? लुईस बेस, और ये है लुईस एसिड, इसलिए आपस में रिएक्शन करके एक ऑक्सोनियम साल्ट बना लेते हैं। नेक्स्ट है तो रिएक्शन विथ लुईस एसिड। लुईस एसिड में जैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जनरली कंपाउंड होते हैं, AlCl3 BF3 BCl3 FeCl3 ETC, और इनके द्वारा जब ये कंपाउंड बनाते हैं तो इस तरह के बने हुए कंपाउंड जनरली क्या है? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं, और वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को हम एथिरेट्स के नाम से जानते हैं। जैसे ये BF3 बोरॉन ट्राईफ्लोराइड है, एक लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है।
इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो ये C2H5 इस तरह से भी लिखा जा सकता है। और यहाँ पर चूँकि लोन पेयर है तो ये इसको डोनेट करके यहाँ पर इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। तो इसका नाम हो जाएगा बोरॉन ट्राईफ्लोराइड एथिरेट, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड एथिरेट। तो ये एक तरह से एथिरेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। तो लुईस एसिड के साथ रिएक्शन करने पर ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स एथिरेट बनाते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। वैसे तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जो ऑक्सीजन है इनएक्टिव नेचर का होता है, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को यदि हमें क्लीव करना है तो ये भी किसमें होगा, सिर्फ अंडर ड्रास्टिक कंडीशन में से स्पेसिफिक कंडीशन पर ही ये क्या हो सकते हैं, इनका बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे क्लीवेज ऑफ हैलोजन एसिड, और ये जनरली HI के साथ रिएक्शन करता है और HBr। तो हम मोस्ट यहाँ पर प्रेफरेबली HI को ही यूज करेंगे। HI के साथ यदि हम इसको हीट करते हैं हाइड्रोआयोडिक एसिड के साथ एट 373 केल्विन तो हमें मिलता है जनरली, तो जैसे ROR रिएक्ट विद HX एट 373 केल्विन टू फॉर्म, एक तो बना लेगा अल्कोहल और दूसरा बना लेता है अल्काइल हैलाइड। तो ROH प्लस RX, ये दो हमें कंपाउंड मिलेंगे। तो सबसे पहले तो यदि हम मान लीजिए यहाँ पर सिमेट्रिकल ईथर ही अभी ले रहे हैं तो सिमेट्रिकल ईथर में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे CH3 CH2O CH2 CH3, ये रिएक्शंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रिएक्शन मतलब क्लीवेज बाय हैलोजन एसिड, यहाँ से लगभग हर साल कोई ना कोई रिएक्शन अवश्य पूछा जाता है। 373 पर इसको HI के साथ हीट करेंगे, दोनों में तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, कहीं पर भी किसी को रिएक्शन कराया जा सकता है। तो CH3 CH2OH प्लस CH3 CH2I, एक ने बना लिया एथेनॉल और दूसरा मॉलिक्यूल ने बना लिया इथाइल आयोडाइड। अब यदि मान लीजिए कि एक्सिस में यदि हमने क्या किया कि एसिड को यूज कर लिया HI को, तो ये अल्कोहल भी फर्दर क्या हो सकता है रिएक्शन करके, इफ़ HI इज़ इन एक्सिस, यदि मान लीजिए कि HI एक्सिस में है तो फिर क्या होगा, CH3 CH2OH जो ये मॉलिक्यूल बना है ये फिर HI के साथ रिएक्शन करके CH3 CH2I और प्लस H2O का फॉर्मेशन कर लेगा। लेकिन ये तब जब हम उसको एक्सिस में लेंगे, यदि हमने एक्सिस में नहीं लिया हुआ है तो रिएक्शन नहीं होगा। यदि मान लीजिए ये इस तरह से होगा एक्सिस, और इसी रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे CH3O CH2 CH3, टू मॉलिक्यूल्स ले लेंगे रिएक्ट विद HI, ये भी यहाँ पर एक्सिस में है एट 373 केल्विन। डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं CH3 CH2I प्लस 2H2O, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा टू मॉलिक्यूल ऑफ CH3 CH2I, लेकिन सिर्फ एक ही कंडीशन पर कि एक्सिस पर लिया होना चाहिए, अदरवाइज़ ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसको 2 लेने की ज़रूरत नहीं है, ये ही 2 हो जाएगा। हाँ, और ये सिर्फ H2O। तो ये रिएक्शन इस तरह से होगा। सिमिलरली यदि हमने साइक्लिक ईथर लिया, जैसे ये है THF मीन्स टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन, इसको रिएक्शन कराइए HI के साथ, तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन इजली जो है क्लीव हो जाएगा इसका बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ HI या HBr, किसी के साथ भी इसको रिएक्शन कराया जा सकता है। और ये कंपाउंड मिलेगा यहाँ पर आपको Y, 4 कार्बन है इसमें टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन में, CH2 CH2I प्लस H2O। डाई मतलब जो है आयोडो कंपाउंड मिल रहा है 1,4 डाई आयोडो ब्यूटेन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन और 2 पर फर्स्ट पर और 4 पर आयोडीन लगा हुआ है, 1,4 डाई आयोडो ब्यूटेन। तो ये THF में साइक्लिक ईथर्स हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन, इसको हम क्लीव करने से डाई हैलाइड कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये था अभी सिमेट्रिकल ईथर के लिए। लेकिन
तो यहाँ पर क्लीवेज ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर्स है, और इसमें ये सबसे ज़रूरी है हमें कि अल्कोहल कौन बनाएगा, कौन सा पार्ट, और कौन सा हैलोजन एल्काइल हैलाइड बनाएगा। तो यदि मान लीजिए प्राइमरी या कहीं सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप आते हैं, देन द रिएक्शन प्रोसीड बाय SN2 रिएक्शन, और ऐसे केस में मीन्स द ईथर्स हैविंग टू डिफरेंट एल्काइल ग्रुप ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में अलग अलग तरह के एल्काइल ग्रुप हैं, एक तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा है और एक तरफ कम है, और वो दोनों के दोनों या तो प्राइमरी हो सकते हैं या फिर सेकेंडरी हो सकते हैं। देन द हैलाइड इज फॉर्म्ड बाय स्मॉलर एल्काइल ग्रुप, जो ग्रुप स्मॉलर होगा उसके द्वारा ही बनेगा। जैसे एक रिएक्शन है CH3O CH2CH3, यदि आप इसमें HI के साथ रिएक्शन कराते हैं तो स्मॉलर है CH3, इसके साथ जाएगा आयोडीन, और जो लार्जर ग्रुप है CH2CH3 इसके साथ ऑक्सीजन होगा, मीन्स यहाँ से ये बॉन्ड ये क्लीवेज होगा, तो ये बनेगा CH3CH2OH अल्कोहल प्लस CH3I मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हुआ। या फिर जैसे इस तरह से भी यदि मान लीजिए कंपाउंड हो सकता है CH3CH CH3O CH2CH3, और ये भी मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे ऐसे भी हो सकता है ये CH3, ये 2 डिग्री है यहाँ पर एल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी है। आइसोप्रोपाइल जो है मिथाइल इथाइल आइसोप्रोपाइल इथाइल ईथर हो जाएगा। ऐसे केस में भी ये लार्जर ग्रुप है, ये स्मॉलर ग्रुप है, तो लेकिन ये भी सेकेंडरी ही है और ये वाला पार्ट प्राइमरी है। तो ऐसे केस में भी क्या होगा, आयोडीन किस पर अटैक करेगा, जिस तरफ नंबर ऑफ कार्बन कम है, तो इधर है 2 कार्बन, ये आयोडाइड बनाएगा जबकि ये वाला अल्कोहल बनाएगा, तो ये अल्कोहल बनेगा CH3CH3 मीन्स सेकेंडरी अल्कोहल, और ये बन जाएगा CH3CH2I, तो CH3CH2 एथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हुआ। इस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड होती हैं SN2 मैकेनिज़्म की वजह से। लेकिन अब यह है कि यदि प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं है, यदि एक तरफ टर्सरी एल्काइल ग्रुप आ गया, तब रिएक्शन का पैटर्न इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मीन्स तब यहाँ पर टर्सरी वाला ग्रुप क्या करेगा, आयोडाइड बनाएगा, और जो प्राइमरी वाला है मतलब जो स्मॉलर वाला है वो अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। तो एक तरफ हम टर्सरी एल्काइल ग्रुप ले लेते हैं। टर्सरी के लिए CH3C CH3CH3 ये हो गया टर्सरी, और इसी के साथ में एक तरफ OCH3 ले लिया हुआ है, तो और इसको HI के साथ रिएक्शन कराएंगे एट 373 केल्विन पर इसको हीट करेंगे। तो देखिए अभी तक हम क्या पढ़ते आए हैं, यदि मान लीजिए किसी एक साइड में प्राइमरी या सेकेंडरी हैं, जब सिमेट्रिकल होता है कोई भी कहीं पर अटैक कर सकता है, लेकिन किसी एक साइड का यदि ग्रुप मान लीजिए प्राइमरी या सेकेंडरी है, तब उसमें क्या होता है कि जो स्मॉलर ग्रुप होता है वो बनाता है एल्काइल हैलाइड, और जो सेकेंडरी मतलब लार्जर ग्रुप है, लार्जर ग्रुप बनाता है अल्कोहल। अभी लेकिन यदि मान लीजिए कि ईथर के दोनों साइड यदि एक टर्सरी ग्रुप आता है, तब फिर एल्काइल हैलाइड किसके द्वारा बनाया जाएगा, टर्सरी के द्वारा, मतलब जस्ट अपोजिट हो गया, जबकि स्मॉलर ग्रुप बना लेगा अल्कोहल। तो ये रिएक्शन हमें यहाँ पर बहुत ही मतलब जो है माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, किस तरह से यहाँ पर एक साइड में एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये मान के चलिए कि यहाँ से एक रिएक्शन निश्चित है, कंपलसरी आता ही आता है लगभग एग्ज़ाम में, इसलिए उसी को ध्यान में रखते हुए आपको इसको पढ़ना है। तो लेकिन अब अभी जो रिएक्शन प्राइमरी और सेकेंडरी थी वो रिएक्शन प्रोसीड होती है थ्रू SN2 मैकेनिज़्म, लेकिन यदि मान लीजिए टर्सरी आता है तो ये SN1 मैकेनिज़्म होता है। मीन्स यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन, तो कार्बोकैटाइन बनाएगा टर्सरी कार्बोकैटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और HI में से I पर होगा नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव वाला इस कार्बन पर इसलिए अटैक करेगा, और यही कारण है कि SN1 के द्वारा प्रोसीड होने की वजह से ही ये एल्काइल हैलाइड बनाता है, टर्सरी एल्काइल हैलाइड। तो CH3 और ये हो गया आयोडाइड प्लस CH3OH, अब ये बना लेगा मैथेनॉल। तो ये बन गया टर्सरी एल्काइल हैलाइड, मतलब 2 मिथाइल 2 आयोडो प्रोपेन।
तो इसका यही कारण है SN1 मैकेनिज्म के द्वारा प्रोसीड होती है, जबकि इस प्राइमरी और सेकेंडरी यदि कोई लार्जर ग्रुप होता है तो वह SN2 मैकेनिज्म के द्वारा प्रोसीड करता है। तो इसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट जैसे तो यदि हम फिनोलिक ईथर्स का क्लीवेज करते हैं, क्लीवेज ऑफ एल्काइल एराइल ईथर्स या आल्सो नोन एज फिनोलिक ईथर्स, तो इस तरह के ईथर्स को यदि आप क्लीवेज करते हैं HX के द्वारा तो इसमें हमेशा क्या मिलता है, ऑलवेज गिव फिनॉल एंड एन एल्काइल हैलाइड। कभी मतलब इसका उल्टा पॉसिबल नहीं होता है। तो इसमें जैसे देखिए OCH3 रिएक्ट विद HI 373 केल्विन पर रिएक्शन कराएंगे टू फॉर्म, तो हमेशा क्या होगा, H ऑक्सीजन पर जाएगा और I पर जो है वह मतलब CH3 जुड़ जाएगा I के साथ। इस तो ये हो गया OH फिनॉल मिलेगा प्लस CH3I मिथाइल आयोडाइड। इसका अपोजिट पॉसिबल नहीं है कि आयोडो बेंजीन मिल जाए और CH3OH मिल जाए, मेथेनॉल मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर ये रेजोनेंस के कारण इसका स्टेबलाइजेशन हो जाता है। तो और स्टेरिक हिंड्रेंस भी यहाँ पर पाया जाता है। एल्काइल हैलाइड जो है इज फॉर्म्ड बाय द अटैक ऑफ हैलाइड आयन ऑन द प्रोटोनेटेड ईथर। ये प्रोटोनेटेड ईथर पर जो है पहले अटैक करता है। देयरफॉर अटैक ऑफ हैलाइड आयन अकर्स एट स्मॉलर एल्काइल ग्रुप विच ऑफर्स लेस हिंड्रेंस। एल्काइल पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम पाया जाता है जबकि इस पर ज़्यादा होता है, और यहाँ पर यह जाता है पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस के कारण, क्योंकि इस पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन पर वो इसमें डीलोकलाइज हो जाते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज वहाँ अटैक करेगा जहाँ पर जिस पर जो है पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव मतलब ये भी इसको डोनेट कर दे, इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो आयोडाइड वाला इधर जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर जाता है क्योंकि वहाँ पर लोन पेयर उसको ऑलरेडी फिर भी मिल जाते हैं। तो आयोडो बेंजीन बनाना यहाँ पर पॉसिबल इसके द्वारा नहीं है। नेक्स्ट यदि मान लीजिए कि अलग टाइप का है, बेंजाइल एल्काइल ईथर है, क्लीवेज ऑफ बेंजाइल एल्काइल ईथर। तो बेंजाइल एल्काइल ईथर इस तरह से होगा जैसे CH2OCH3। ये बेंजाइल एल्काइल ईथर लिया हुआ है। इसको यदि आप HI के साथ रिएक्शन कराते हैं HI, तो चूँकि ये रिएक्शन भी SN1 के द्वारा प्रोसीड होती है, तो जो कार्बोकैटायन होगा वो CH2 मतलब बेंजाइल कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा और इस पर पॉजिटिव होगा, तो ये वाला इधर पर अटैक करना चाहेगा और इस कारण से इसका फॉर्मेशन हो जाएगा ये CH2I मतलब बेंजाइल आयोडाइड, और फिर स्मॉलर ग्रुप वाला OH बना लेगा। तो जैसे मतलब वो टर्सरी ग्रुप था कि एक साइड टर्सरी ग्रुप है तो टर्सरी वाला ही क्या बनाता है, एल्काइल हैलाइड बनाता है। इसी तरह से यदि बेंजाइल ग्रुप है तो ये भी क्या करेगा, एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करता है मतलब बेंजाइल आयोडाइड बना लेगा, प्लस साथ में स्मॉलर ग्रुप वाला मैथेनॉल बनाएगा। तो ये था क्लीवेज ऑफ बेंजाइल एल्काइल ईथर। और एक और यदि मान लीजिए कि इस तरह से रिएक्शन दिया गया है, ओ दोनों मतलब फिनाइल ग्रुप है, डाईफिनाइल ईथर है, इसको यदि आप HI के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ऐसे केस में ये रिएक्शन में अब किस पर मतलब कोई स्मॉलर नहीं है कोई लार्जर नहीं है, तो ऐसे केस में ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। नो मतलब जो है रिएक्शन, नो एक्शन, तो ये रिएक्शन नहीं, इस तरह का रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है कि हम डाईफिनाइल ईथर को HI के द्वारा क्लीवेज कर दें, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। तो ये रिएक्शन यदि इस तरह से कभी आता है तो नो रिएक्शन लिख करके उसका आंसर लिखा जा सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शंस ऑफ एल्काइल ग्रुप, हेलोजिनेशन। X2 मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन लेना है। जनरली ईथर्स जो है ना डार्क में भी रिएक्शन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के टेम्परेचर की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, सनलाइट की कोई ज़रूरत नहीं है। CH2CH3 रिएक्ट विथ क्लोरीन और ये इन डार्क में ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये याद रखना है कि इस तरह की रिएक्शन में, हेलोजिनेशन में जब हम इसको रिएक्शन कराते हैं तो सबसे फर्स्ट अटैक होता है जो एडजेसेंट कार्बन एल्काइल ग्रुप हैं फंक्शनल ग्रुप के ईथर के, मतलब इसके जो एडजेसेंट होगा अल्फा पोजीशन पर यहाँ पर होंगे, उन्हीं पर ये सबसे पहले अटैक करता है। तो या तो यदि मान लीजिए हमने सिंगल मॉलिक्यूल लिया है तो या तो यहाँ पर अटैक करेगा या यहाँ पर अटैक करेगा, तो कहीं एक पर करवा सकते हैं CH3 CH2O CH
CH3 ये प्लस HCl। तो इस तरह का कंपाउंड मिलेगा। अब यदि मान लीजिए कि हमने यदि फर्दर यदि इसको फिर से दोबारा से यदि रिएक्शन करा दिया क्लोरीन के साथ इन डार्क में, तो फिर इस कार्बन पर अटैक करेगा CH3 CHO CH CH3, एक Cl इधर आ जाएगा, एक Cl इधर आ जाएगा और माइनस HCl ये भी रिमूव हो जाएगा। यदि हम और यदि फर्दर यदि रिएक्शन कराते हैं जैसे इसी को ही यदि, तो फिर कोई एक यहाँ से फिर इसी पर, मतलब जब तक यहाँ से सारे हाइड्रोजन जो है रिप्लेस नहीं हो जाएंगे तब तक इस कार्बन पर ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। तो जैसे CH3 CO CH CH3, मतलब यहाँ Cl, यहाँ भी Cl और यहाँ भी Cl, इस तरह से रिएक्शंस आगे बढ़ती जाती है। और यदि मान लीजिए कि आपने इस तरह से कंपाउंड पूरा लिया हुआ है तो इसको एक साथ भी रिएक्शन लिख सकते हैं। टोटल हाइड्रोजन है 3 2 5 2 7 और 3 10। तो यदि हम 10 मॉलिक्यूल ले लें, ये रिएक्शन सभी डार्क में हो जाएगी, तो सारे के सारे हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो सकते हैं। CCl2O CCl2 CCl3 प्लस 10 HCl। तो यहाँ से इस तरह से भी रिएक्शन होगा। लेकिन जब ये थोड़ा सा, इसके लिए फिर हमें सनलाइट की ज़रूरत यहाँ पड़ सकती है। जब एक्सेस अमाउंट में क्या लेंगे, क्लोरीन लेंगे, तब सनलाइट की ज़रूरत होगी, अदरवाइज डार्क में ही रिएक्शन पॉसिबल है। तो यदि आप इन प्रेजेंस ऑफ लाइट कराते हैं और एक्सेस ऑफ क्लोरीन लेते हैं, देन ऑल द हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस्ड बाय द क्लोरीन एटम, ये क्लोरीन एटम के द्वारा सभी के सभी रिप्लेस करा दिए जाएंगे। यदि डार्क में रिएक्शन करा रहे हैं तब यहाँ तक पहुँचना जो है थोड़ा पॉसिबल डिफ़िकल्ट होता है। एडजेसेंट कार्बन के सभी हाइड्रोजन डार्क में भी हम इजीली रिप्लेस करा सकते हैं। नेक्स्ट है रिंग सब्सटीट्यूशन इन एरोमेटिक ईथर्स। जनरली जो एल्कोक्सी ग्रुप होता है इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। मीन्स ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन को और भी जो है फास्ट बना देते हैं, और ये होता है ड्यू टू द रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण ही है। जैसे OCH3, यहाँ पर हम देखते हैं 2 लोन पेयर होते हैं। ये लोन पेयर डीलोकलाइज होते हैं बेंजीन रिंग में, और डीलोकलाइज होने के कारण ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या होगा, यहाँ पर एक तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, लेकिन ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह से अभी ये इलेक्ट्रॉन पैरा पोजीशन पर भी डीलोकलाइज होंगे। तो ये मतलब वैसे तो पूरे रिंग पर, लेकिन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट इसी तरह से ये दोबारा फिर ऑर्थो पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखने को मिलेगा। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर OCH3 ये पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पर देखिए सभी जगह पर ऑक्सीजन और ये फिनाइल ग्रुप में से कार्बन को यहाँ तो ब्रेक करना मुश्किल होता है एरोमेटिक रिंग में, एरोमेटिक ईथर्स में, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड को रिमूव करना इजी नहीं होता है। लेकिन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ये इंक्रीज़ हो गई है। इस वजह से जो भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहाँ पर अटैक करेगा, रिंग में। ये अटैक करेगा या तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, और हमें इसके दोनों के क्या मिलेंगे, मिक्सचर मिलेंगे। और यहाँ पर रिएक्शन थोड़ा फास्ट भी होती है। तो इसके लिए जैसे सबसे फर्स्ट रिएक्शन है हैलोजिनेशन रिएक्शन, मीन्स रिएक्शन विद क्लोरीन और ब्रोमीन। तो जनरली यहाँ पर हम ब्रोमिनेशन कराते हैं एनिसॉल का, मतलब एरोमेटिक ईथर्स का, जिससे हमें ऑर्थो और ब्रोमो प्रोडक्ट मिलेंगे। और इन प्रेजेंस ऑफ एक कैटालिस्ट, मतलब एसिड के रूप में लेते हैं। यहाँ पर यह भी है कि ये रिएक्शन इतने फास्ट हो जाती है कि इसके लिए भी हमें किसी भी प्रकार के लुईस एसिड कैटालिस्ट की ज़रूरत नहीं है, हैलोजन कैरियर की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये रिएक्टिविटी बढ़ा देते हैं। जैसे यदि आप इसको ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो CH3COOH फेरिक ब्रोमाइड, इस तरह से हमें कैटालिस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक्टिव बेंजीन रिंग क्या हो चुकी है, एक्टिवेट हो चुकी है। तो इसलिए ये रिएक्शन करेगा टू फॉर्म ब्रोमीन वाटर के साथ हमने रिएक्शन किया तो OCH3, ये ऑर्थो ब्रोमो एनिसॉल, और ये मिलेगा पैरा ब्रोमो एनिसॉल।
प्लस HBr। तो ये है ऑर्थो ब्रोमो एनिसॉल, और ये यहाँ भी पैरा प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, जबकि ऑर्थो प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट होगा। लगभग 90% तक मेजर प्रोडक्ट मिल सकता है यहाँ पर, और 10% जैसा ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा। तो फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन दोनों तरह से यहाँ पर होती है, इसमें एल्काइलेशन भी पॉसिबल है और एसाइलेशन। सबसे पहले हम देखेंगे एल्काइलेशन को। तो ये एनिसॉल लिया हुआ है, इसको रिएक्शन कराएंगे एल्काइल हैलाइड के साथ। एल्काइलेशन मीन्स रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 इन, और साथ में प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे टू फॉर्म ऑर्थो एंड ब्रोमो, ये OCH3CH3 प्लस ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट दोनों ही यहाँ पर मिलेंगे, CH3 प्लस HCl। तो इसका नाम हो जाएगा जैसे ये 2-मिथाइल एनिसॉल, या फिर मिथॉक्सी, इसको टॉल्वीन के रूप में भी लिखा जा सकता है। जैसे ये 2-मिथॉक्सी टॉल्वीन भी लिख सकते हैं, या फिर 2-मिथाइल एनिसॉल भी लिखा जा सकता है, किसी भी प्रकार से इसको नाम लिख सकते हैं। इसका हो जाएगा 4-मिथॉक्सी टॉल्वीन, और ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, जबकि ऑर्थो होगा माइनर। सेम तरीके से एसाइलेशन रिएक्शन भी यहाँ पर पॉसिबल होगी। एसाइलेशन मतलब एडिशन ऑफ एसिटल या सब्सटीट्यूशन ऑफ एसिटल ग्रुप करना है। तो एसिटल ग्रुप को सब्सटीट्यूशन के लिए हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, इसको एसिड क्लोराइड मीन्स जैसे CH3COCl, इसका नाम है एथेनॉइल क्लोराइड। एथेनॉइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड कार्बन डाइसल्फाइड। यहाँ पर भी हमें प्रोडक्ट ऑर्थो सेम तरीके से मिलेंगे, OCH3COCH3 प्लस, और ये हो जाएगा OCH3COCH3 प्लस HCl। तो ये अभी यहाँ पर कीटोन का फॉर्मेशन कर लिया। तो यहाँ नाम हो जाएगा जैसे ये अब 2-मिथॉक्सी और एसिटोफिनॉन। यहाँ भी पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा और इसका नाम हो जाएगा 4-मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कहलाती है, जबकि एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन मतलब रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। तो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का यूज करेंगे HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 एज ए कैटालिस्ट। ये भी ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ही मिलेगा यहाँ पर, OCH3NO2, और ये भी OCH3 पैरा पोजीशन पर NO2 होगा प्लस H2O। पैरा प्रोडक्ट यहाँ भी मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये हो जाएगा जैसे ऑर्थो नाइट्रो एनिसॉल, और सेकंड होगा पैरा नाइट्रो एनिसॉल। तो ये रिएक्शन थी। जनरली ईथर्स जो होते हैं वैसे तो लेस रिएक्टिव होते हैं देन फिनॉल। तो यदि आप एरोमेटिक ईथर और फिनॉल को यदि कंपेयर करते हैं दोनों की रिएक्टिविटी में, तो ईथर्स को लेस रिएक्टिव ही पाएंगे, जबकि फिनॉल को ज़्यादा रिएक्टिव पाते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के प्रति। तो ईथर्स क्योंकि वैसे भी ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इनर्ट नेचर के होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर ड्रास्टिक कंडीशन पर ये फिर भी रिएक्टिव हो सकते हैं। इस तरह से ये कंपाउंड्स, तो अलग अलग तरीके से हमने यहाँ पर कुछ रिएक्शंस के बारे में पढ़ा हुआ है। और कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, यदि हम इसको HI के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या क्या बनेगा। तो ये आपके NCERT में इस तरह के क्वेश्चंस सभी दिए गए हैं, उनको एक बार सॉल्व करेंगे तो आपको और भी मतलब आइडिया क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल है,
जैसे ये क्वेश्चन है गिव मेजर प्रोडक्ट, इनके मेजर प्रोडक्ट लिखना है। जैसे ये इसको यदि हम HI के साथ रिएक्शन कराते हैं तब किसका फॉर्मेशन होगा। तो ये यहाँ पर ईथर है और ईथर के साइड एक है फिनॉक्साइड है, जबकि ये वाला बेंजाइल है। तो जनरली जब आयोडीन है HI है तो आयोडीन किसके साथ रिएक्शन करता है, बेंजाइल के साथ। तो ये जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा एज ए मेजर प्रोडक्ट के रूप में CH2I, और ये बन जाएगा दोनों तरफ मतलब जो है ये OH और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा OH। तो ये होगा मेजर प्रोडक्ट इसका CH2I साथ, मतलब बेंजाइल आयोडाइड ही बनता है। अब इसी तरह से ये कार्बन यहाँ पर ईथर है, एक तरफ जो है लॉन्ग चेन है सीधे सीधे और एक तरफ थोड़ा साइड ब्रांचिंग के साथ है। तो जनरली जैसे हमने बताया हुआ था इसमें कि इस तरह का कंपाउंड है तो स्मॉलर ग्रुप किसका फॉर्मेशन करता है, एल्काइल आयोडाइड का, और लार्जर ग्रुप बनाता है फिनॉल, तो ये एल्कोहल। तो ये पूरा लार्जर ग्रुप है, इसलिए यहाँ पर एल्कोहल बन जाएगा CH3 CH2 CH CH2OH CH3, और एल्काइल आयोडाइड बनेगा स्मॉलर ग्रुप के द्वारा CH3। मीन्स ये बॉन्ड तो इसमें था इधर से क्लीवेज, इस वाले में होगा यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज। अभी इसमें देखिए CH3 CH2 CH2O, और ये एक तरह से टर्सरी के जैसा आ गया है। तब फिर अब जब टर्सरी आएगा तो टर्सरी वाला तो SN1 के द्वारा प्रोसीड होता है, तो आयोडाइड बनाएगा ये लार्जर ग्रुप, जबकि एल्कोहल बना लेगा ये लॉन्ग चेन। तो यहाँ प्रोडक्ट इस तरह से मिलेंगे CH3 CH2 CH2OH प्लस ये CH3 CH2C CH3 CH3 और ये I, एल्काइल आयोडाइड फॉर्म्ड बाय द टर्सरी ग्रुप। CH3 CHCOOH और यहाँ पर है OCH2 CH3। अब यहाँ पर यदि आपको रिएक्शन करना हो तब फिर किस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ में क्या आ गया है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से कुछ भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो स्मॉलर ग्रुप है, स्मॉलर ग्रुप जनरली किसका फॉर्मेशन करते हैं, ये आयोडाइड बनाते हैं। तो यहाँ पर भी आयोडाइड किसके द्वारा बनेगा, ये बन जाएगा आयोडाइड बनेगा इस ग्रुप के द्वारा CH3। मीन्स ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से, तो CH3 CH2I और ये हो जाएगा CH3 CHCOOH और ये OH। तो ये थे इसमें मेजर प्रोडक्ट व्हेन रिएक्ट विद HI के साथ यदि हमने रिएक्शन किया हुआ है तब। तो ऐसे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे एनीसॉल ऑन रिएक्शन विथ HI गिव फिनॉल जब एंड CH3I एज मेन प्रोडक्ट नॉट आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन नहीं देता है तो आपको वहाँ पर वही कारण लिखना है कि ये प्रोटोनेटेड जो एनीसॉल होते हैं उसमें रिएक्टिविटी या स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, उसी अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट बनते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।